हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो जाते हैं, इसके कुछ लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताएं। तो ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य क्या हो जाते हैं? ब्लूम ने विभिन्न उद्देश्यों का विभाजित करते हुए 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? तो ज्ञानात्मक हो जाता है, भावात्मक हो जाता है तथा क्रियात्मक हो जाता है। ठीक है। शिक्षा में इनके उद्देश्यों का व्यापक क्षेत्र हो जाता है तथा शिक्षण में इन्हीं उद्देश्यों का प्रचलन वर्तमान में हो रहा है। आपने उद्देश्यों के निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिए हैं। प्रत्येक विषय को प्रकृति भिन्न होती है तथा विषयों में उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। जैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षण ज्ञानात्मक तथा भाषा शिक्षण में क्रियात्मक पक्ष का पहल होता है। समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्य निर्मित किए जाएं तो हितकर होते हैं। छात्रों के विकास क्रम तथा विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर शिक्षण उद्देश्य निर्मित होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो छात्र होते हैं, ठीक है ना, उन क्या कह रहे हैं कि छात्रों के विकास क्रम तथा विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर, बिल्कुल विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा दी जाए तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सही मानी जाती है। एक ही पाठ्य वस्तु को विभिन्न स्तरों पर शिक्षण में कार्य किया जाता है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर आवश्यकताएं एवं क्षमताएं अलग होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य के प्रकार, तो ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य हो जाते हैं। इसमें देख लेते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो ज्ञान यानी नॉलेज हो जाता है और इसमें बोध हो जाता है, प्रयोग हो जाता है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, विधि एवं प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विधि तथा प्रविधि में अंतर देख लेते हैं। विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है जबकि प्रविधि इस बात पर निर्भर करती है। विधि की एक सामान्य संरचना होती है जबकि प्रविधि की संरचना विधि की संरचना पर निर्भर करती है। विधि का रूप व्यापक होता है जबकि प्रविधि उसमें प्रयुक्त होने वाला अंश है। शिक्षण में सामान्यतः एक बार में एक ही विधि का प्रयोग होता है, किंतु उसमें आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों को प्रयोग किया जा सकता है। विधि की सफलता पर ही प्रविधि की सफलता निर्भर करती है। शिक्षण विधि कार्य की वह सामान्य योजना है जिनका निर्धारण किसी विशेष शैक्षिक परिणाम या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अतः शिक्षण विधि शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है जबकि शिक्षण प्रविधि शिक्षण के उद्देश्यों तक पहुंचने में शिक्षण विधि को सहायता करती है, अर्थात यह उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचने का मार्ग बनाती है। शिक्षण में मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांतों को समझाएं। तो छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनमें मनोरंजनपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए। खेल अथवा मनोरंजन में अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेंगे। शिक्षण के स्पष्ट सुपाठ्य, पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। व्यक्तित्व भिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? संक्षेप में बताएं। तो व्यक्तित्व भिन्नता, भाई ऐसा तो है नहीं व्यक्ति एक ही तरह का होता है। व्यक्ति में बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं। बहुत सारी का मतलब देखिए, सबसे पहले तो उसके कद काठी में भिन्नता होती है। भाई कोई लंबे कद का है तो कोई छोटे कद का है, तो कोई गोरा है तो कोई काला है। किसी का माइंड कुछ कहता है, किसी का माइंड कुछ कहता है। कोई झगड़ालू टाइप का होता है तो कोई सहन करने वाले टाइप का होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है व्यक्तित्व भिन्नता बहुत तरह की होती है। तो इसमें देख लेते हैं प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उसकी योग्यताएं, रुचि, अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः शिक्षक को व्यक्तित्व भिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षक कार्य करना चाहिए जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सके। यानी लास्ट में कहा यही जा सकता है, यानी क्लास के लास्ट में नहीं, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि लास्ट में बात यही कही जा सकती है कि हमें बच्चे में जो भिन्नताएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उसको शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा मेन जो मकसद हमारा हो जाता है, हमें किस मकसद पर ध्यान देना है, तो हमारा जो ध्यान हो जाता है बच्चे को शिक्षित करना, है ना। तो हम जब बच्चे की हर एक चीज को ध्यान में रखेंगे तो हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे।
उसके बाद हो जाता है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताएं। भाई बहुत ज़्यादा उपयोग है कंप्यूटर का। आप लोग जानते हैं कि आज शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच गई कंप्यूटर के माध्यम से। और कंप्यूटर से ये होता है कि आप दूर बैठे आप चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं, ये सुविधाएं हैं ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो सकता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने दो विचार व्यक्त किए हैं। कंप्यूटर विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समय सारणी का निर्माण कर सकता है। वह योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर सकता है। कंप्यूटर विद्यार्थियों को प्रगति संबंधी रिपोर्टों को अच्छी प्रकार से संभाल कर रख सकता है और उनमें संबंधित गोपनीयता बनाए रखता है। विषय वस्तु सीखने के लिए विद्यार्थियों को जिन सामग्रियों की ज़रूरत होती है उन सामग्रियों और छात्रों में वह तालमेल बनाए रखता है। विद्यार्थियों से संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं सूचनाएं हैं उनका यह संग्रह कर आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के पथ प्रदर्शन के लिए अध्यापकों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को दे देता है। सीखने की दृष्टि से कंप्यूटर शिक्षण सामग्री को छात्र विशेष या छात्रों के दलों में बांट सकता है। किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रशासनिक समस्याएं जटिल होती जा रही हैं, इन्हें कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करके कुछ समय में सुलझा दिया जाता है। यथा नियुक्ति, प्रोन्नति, चयन परीक्षा, चयन सूची आदि हो जाती हैं। खेल विधि की आवश्यकताओं महत्व पर प्रकाश डालिए तो खेल विधि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। इससे बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, खेल खेलना। और अगर खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है तो बच्चों को क्या होता है कि बच्चा शिक्षा भी ग्रहण कर रहा होता है और वो खेल भी खेल रहा होता है, यानी वो इंटरेस्ट लेकर शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बालक स्वाभाविक रूप से खेलने में रुचि लेते हैं। वे खेल के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं। बालक खेलने में विशेष रुचि लेते हैं। बालक के जीवन में खेल का विशेष महत्व होता है। बालकों के जीवन में खेल का इतना महत्व होने के कारण बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया है। खेल की परिभाषा म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो खेलता है वो बेकार है, निठल्ला है, ऐसा नहीं है। बच्चे को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए। वो तो शिक्षक का कर्तव्य है कि किस तरह से दोनों चीज़ों का एक तालमेल बिठा पाएगा, है ना। तो तालमेल जब बिठाएगा तो बच्चे को क्या, वो तो बच्चा समझ रहा है कि हमको खेल खिलाए जा रहे हैं, लेकिन रियल में हो क्या रहा है, बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। और परिभाषा तो आपने देख ही ली, म्यूलिक के अनुसार जो कार्य अपनी इच्छा के अनुसार किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो खेल कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा खेल खेलता है तो उसमें कोई नियम, कोई कानून, कोई शर्त नहीं होती है, तो भाई अपनी इच्छा के अनुसार करता है। उसके बाद है विद्यालयों में खेल का महत्व। तो विद्यालय में खेल का महत्व इस प्रकार है, खेलों के द्वारा बालकों में कुशलता का विकास किया जा सकता है। खेलों के द्वारा छात्र अपनी कुशलता संबंधी गुणों का परिमार्जन कर सकते हैं। खेल सामाजिक भावना का विकास करते हैं। खेल बालकों का बौद्धिक विकास करते हैं। खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं। क्रिया द्वारा सीखना खेलों के द्वारा ही संभव होता है। खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। खेल के द्वारा बालकों में सहयोग की भावना जागृत होती है। खेल बालकों के मानसिक तनाव को दूर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा खेल खेलता है तो क्या उसका जो मानसिक तनाव होता है तो वो दूर होता है। और उसमें क्या है, जो सहयोग की भावना होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो सहयोग की भावना है वो कैसे पनपती है। आप जब बच्चा भाई एक अपना ग्रुप बनाएगा, उसमें खेल खेलेगा तो सहयोग भी करेगा, क्योंकि कुछ खेल ऐसे होते हैं जो टीम के अकॉर्डिंग बांट दिए जाते हैं कि ए टीम है, बी टीम है, इस तरह से। अब बच्चा क्या कर रहा है कि टीम को जिताने की कोशिश कर रहा है, यानी सहयोग का उसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चा शुरू से लगाकर लास्ट तक, यानी जब से वो बच्चा है, छोटा है, और उसके बाद जब वो बड़ा होता है तब भी उसमें एक सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। कैसे कि भाई आज आपने हमारे साथ कोई अच्छा काम किया या आपने हमारी हेल्प की है, हमारी मदद की है, तो कल हम आपकी मदद करेंगे। यही तो प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी मदद करते चले जाएं और जब हमारा वक्त पड़े तो आप हमारा साथ छोड़ दें, है ना। तो ये चीजें नहीं होती हैं। तो बच्चे को जब शिक्षा दी जाती है तो बच्चा जब शिक्षित होता है तो ये चीजें सब सिखाई जाती हैं बच्चे को कि किस तरह से उसमें ये भावना होनी चाहिए, सहयोग की भावना जागृत हो जाती है ना। खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है, तो बिल्कुल बच्चा हष्ट पुष्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बीमार पड़ जाएगा और अगर वो खेल खेलेगा। लेकिन अब क्या है, जो मम्मी पापा हैं वो बाहर बच्चे को निकलने ही नहीं देते, मोबाइल दे देते हैं और वो उसी में लगा रहता है बच्चा। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं।
उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, खेलों के द्वारा छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास जागृत होता है, वे अन्य कार्यों को आत्मविश्वास से के साथ कर सकते हैं। क्या होता है, जब बच्चा खेल खेल रहा होता है उसमें एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि हम जीत के रहेंगे, हम जीत के रहेंगे, तो बच्चा जीतता है। उसके बाद जब वो अपना जीवन जीने लगता है, पहले तो मम्मी पापा के संपर्क में रहता है, अपने बड़ों के संपर्क में रहता है, वो उसकी देखभाल करते हैं, हर एक चीज़ का इंतजाम करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा क्या जब वो बड़ा हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, उसकी गृहस्थी हो जाती है, तो वो अपने यानी क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होता है। तो ये चीज़ हो जाती है, यानी मान के चलिए कि खेल कितना ज़रूरी होता है, और उसमें जो ये जैसे क्या हो जाता है, शारीरिक विकास होता है, सहयोग की भावना जागृत होती है, तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से जिसमें शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बिठाकर उनकी व्यक्तित्व रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र अध्ययनरत रहते हैं तथा अनुशासन बना रहता है। बहुस्तरीय कक्षा यानी एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। वो कब होता है, जब शिक्षकों की कमी होती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक कक्षा में पढ़ाई होगी, दूसरे कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी, तो एक साथ बिठा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बहु क्षेत्रीय शिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है? तो बहुस्तरीय शिक्षण विधि का उद्देश्य इस तरह से हो जाता है, छात्रों के समय का सदुपयोग करना, छात्रों की उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करना, शिक्षकों के अभाव में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना, विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाना, छात्रों का विकास रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, छात्रों का मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से करना, छात्रों को पाठ्यक्रम में निर्देशित दक्षताओं में प्रवीण करना। तो इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो हम सिंपल भाषा में बता देते हैं कि निदानात्मक मतलब ये होता है कि किस में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जानना, और उपचारात्मक क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जा सकता है, उस प्रॉब्लम को खत्म करना। तो ये उपचार हो जाता है। यानी जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने, तो ऐसे तो है नहीं कि डॉक्टर ने आपको जैसे ही देखा और बस तुरंत दवा दे दी, ऐसा नहीं है। आपका चेकअप होगा, आपका जैसे जो भी प्रॉब्लम आप बताएंगे कि इस तरह से हमें दिक्कतें हो रही हैं, तो ब्लड चेक कर सकता है, बीपी भी चेक कर सकता है, मतलब जो भी डॉक्टर चेक करते हैं ना, हर तरीके से। भाई हम लोग सभी लोग भाई शरीर मिला है, तो ये प्रॉब्लम तो होती ही रहती हैं। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं इनमें प्रॉब्लम है क्या। भाई हमने बताया कि हमारे फीवर आ रहा है बहुत टाइम से, तो डॉक्टर ने चेक किया कि आखिर ये क्यों आ रहा है इतने टाइम से, तो उनने जान लिया। अब क्या किया, अब उसका उपचार किया, अब उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी। ऐसा तो है नहीं इंजेक्शन तुरंत ही लगा दिया, तुरंत ही ग्लूकोज चढ़ा दिया, तुरंत ही मेडिसिन दे दी, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही जो बच्चा होता है, तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, वो पढ़ क्यों नहीं पा रहा है, उसमें पढ़ने में क्यों दिक्कत आ रही है, तो शिक्षक क्या करता है, पहले जानता है उसको देखता है कि मतलब देखिए बच्चे में क्या दिक्कत आ रही है, फिर वो जब दिक्कत को जान लेता है तब वो उसका इलाज करता है। तो इस तरह से उपचारात्मक और निदानात्मक हो जाता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया, बाकी आप किताबी भाषा में भी समझ लें। शिक्षा में निदान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षा संबंधी कमजोरियों तथा कठिनाइयों के मूल कारण और प्रकृति का निर्णय लिया जाता है। विद्यार्थियों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया में शैक्षणिक निदान और इन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। योगम सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। बिल्कुल सही बात है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। पहले निदान किया जाता है, डायग्नोस्ट किया जाता है, चेकअप किया जाता है, उसके बाद दवा दी जाती है। ठीक है, बस वही से आप पकड़ लें और आप में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन बड़ी रहती है, तो कंफ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए, है ना। एक अच्छी प्रस्तावना के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं एक अच्छी प्रस्तावना के गुण। तो प्रस्तावना छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। पूर्व ज्ञान यानी भाई कोई चीज़ आ रही है आपको, उससे आप रिलेटेड चीज़ें बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है आगे का नॉलेज देंगे, तो बच्चे में ज़्यादा समझ विकसित होती है कि पिछला ज्ञान है उससे संबंधित आगे का ज्ञान देना।
प्रस्तावना निकालने के लिए लाई युक्तियां विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। प्रस्तावना छात्रों में उत्साह एवं रुचि तथा पाठ को प्रेरणात्मक रूप से देने में सक्षम हो। प्रस्तावना शिक्षक को उत्साह एवं पूर्ण जागृति के साथ करनी चाहिए। शिक्षण के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? किन्हीं दो शिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, अथवा शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कोई भी आए लेकिन आंसर आपको यही लिखना है। देख लेते हैं शिक्षण में मूलभूत सिद्धांत। छात्रों को समुचित शिक्षण प्रदान करने के लिए आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। प्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करते हैं। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। आसपास स्थित औद्योगिक कारखाने, खनिज संग्रह, बाग बगीचा, विद्युत घर, म्यूजियम आदि के बारे में जानकारी करने के लिए उन्हें वहां ले जाकर उनके बारे में बताना चाहिए। इनका अध्ययन करने पर उनमें अध्ययन के प्रति प्रेरणा उत्पन्न होती है। रुचि का सिद्धांत। शिक्षण के स्पष्ट सुपाच्य पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। और जीवन से संबंधित स्थापना का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से संबंधित हो। जीवन से संबंधित विषय को बालक शीघ्र सीख लेते हैं। भाई कोई चीज़ जीवन से संबंधित है तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो सीख लेते हैं। तो हमें बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, मातृभाषा में शिक्षा दे रहे हैं। मातृभाषा जो उसके घर में भाषा बोली जाती है। तो जब हम बच्चों को इस तरह से शिक्षा देंगे तो क्या होगा, बच्चे डरेंगे नहीं और बच्चे ये सोचेंगे कि हम घर ही पे हैं। और अगर हम बच्चे आए, हम उनको पहले ही इंग्लिश पढ़ाने लगे और उनको ऐसा ज्ञान देने लगे जो उन्होंने वहाँ पे वो मतलब गए नहीं होंगे, वो गुजरे नहीं होंगे, तो क्या बच्चों को शिक्षा आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बच्चे को क्या करना चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उससे जो घर में जो प्रक्रियाएं होती हैं, भाई सभी के घर में एक ही जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, बाकी रूटीन चेंज नहीं होती। सभी के घर में एक जैसा होता है। कुछ भाई अमीर तबके के होते हैं तो उनके यहाँ का कुछ महंगी क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। कुछ गरीब तबके के होते हैं तो सस्ती क्वालिटी, बाकी रूटीन वही होती है। सुबह होता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। सभी को सोना होता है, सभी को उठना होता है। तो इसी तरह से प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। तो जब बच्चे को आप किस तरह से शिक्षा देंगे, जो घर से जुड़ी हुई चीज़ों से रिलेटेड आप बच्चे को शिक्षा देंगे तो उसकी समझ में ज़्यादा आएगा। उसको लगेगा कि हम अपने घर में हैं और घर जैसा माहौल हमको मिला है, तो वो हिचकिचाएगा नहीं, वो डरेगा नहीं। और जब बच्चा हिचकिचाएगा नहीं, डरेगा नहीं, तो बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। भाई उद्देश्य भी तो होता है ना। कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। बिल्कुल सही है। उद्देश्य को अभाव में शिक्षित उचित शिक्षण नहीं करा सकता है। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही करा लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम एवं रुचिपूर्ण हो जाता है। साथ ही शिक्षक शिक्षार्थी की क्रियाओं, विषय वस्तु, विधि परविधि, सहायक सामग्री, मूल्यांकन की प्रविधि आदि का भी निर्धारण किया जाता है। अतः उद्देश्य विहीन शिक्षण निरर्थक होता है। भाई आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं? इस टाइम आप सर्दी गर्मी बिना देखे हुए आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, रात को रात नहीं समझ रहे, दिन को दिन नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि आपका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? शिक्षक बनने का। तो जिस दिन आपका उद्देश्य कंप्लीट होगा उस दिन आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे, भाई पढ़ाई पे नहीं करेंगे। भाई आप शिक्षक बनेंगे तो पढ़ाने पे आप ध्यान देंगे और पढ़ने पे नहीं देंगे। यही चीज़ तो है ना। तो हर एक इंसान का अपना अपना एक क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। और उद्देश्य जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो यही चीज़ है। और उद्देश्य होना भी चाहिए। बिना उद्देश्य के वो निरर्थक रहता है। उसमें अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, पढ़ने में क्या रखा है, और ये बुक है, अरे चलिए ठीक है भाई, ऐसे करके हो जाता है। लेकिन जब हमारा सिलेबस है तो हम उसको सीरियसली पढ़ेंगे। टाइम नहीं भी मिलेगा तो हम टाइम निकाल के पढ़ेंगे। ये चीज़ होती है ना। चयन का सिद्धांत। ज्ञान विस्तृत है। उस ज्ञान को बालक की क्षमता एवं योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके ज्ञान प्रदान करना चाहिए। शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही
40 से 45 मिनट के कालांश में प्रदान नहीं कर सकता। वह उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन कर बताता है। इस हेतु उसे क्या, कब, कितना व कैसे पढ़ाना है वह चयन करना आवश्यक हो जाता है। नियोजन का सिद्धांत: पाठ्य सामग्री चुनने के बाद शिक्षक को क्रमबद्ध तरीके से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण: पाठ्य योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृह कार्य, पुनरावृत्ति आदि। भाई नियोजन यानी कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप वर्क स्टार्ट करते हैं तो पहले आप प्लानिंग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग के आप उठ गए और चले गए और वर्क हो गया, ऐसा नहीं। जब आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप कितना सामान लेते हैं कि हमें ये भी चीज़ लेनी है, ये भी चीज़ लेनी है, हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर घर पे हम वो बड़ी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने साथ में छोटी चीज़ रखनी है। मान लीजिए पानी का बोतल हमें ज़रूर रखना होता है। बाहर निकलते हैं हमें क्या रखना होता है, जैसे कहीं दूर जा रहे हैं तो हमें इतना बैलेंस अपने पास रख लेना होता है कि हमारे पास कम ना पड़े। और अगर आप योजना ना बनाए, ऐसे उठे और ऐसे ही चल दिए तो क्या रास्ते में क्या चीज़ें मिलेंगी? कुछ भी नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि इस अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, इस अकॉर्डिंग इस टाइम इतने घंटे हमें देने। तो ये सभी चीज़ें और प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं तो आप उसमें क्या होते हैं, सफल होते हैं। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत: तो भिन्नता को ध्यान में रखकर भी हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और देनी चाहिए, क्योंकि कुछ में क्या होता है, कुछ में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है सीखने की, कुछ में कम होती है, कुछ में बहुत कम होती है, कुछ में रुचि नहीं होती है, कोई इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं लेता है। बहुत लोग कहते नहीं है कि एक दो बंदों को आप बिठा लें, एक पास दो बंदों को आप बिठाएं जिन्होंने सेम क्लास को कंप्लीट किया हो, लेकिन दोनों में अंतर होगा। एक ने हो सकता है कि इस तरह से स्टडी की हो कि नॉलेज ज़्यादा ना हो, बस क्वेश्चन को रट्टा मार के और लिखाया। कुछ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है और क्लास एक ही उसने कंप्लीट किया हो, जैसे सेम क्लास को उसने पास किया हो, है ना। तो ऐसा होता है। तो व्यक्तित्व भिन्नता होती ज़रूर है और ऐसा नहीं है कि क्लास को पास करना जो है बहुत बड़ी बात होती है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक वो आपके लिए बेकार होता है। हालांकि डिग्रियां बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब हम कहीं पे जाते हैं नौकरी के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो हमें क्या चाहिए होता है, मार्कशीट चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तब भी बेकार होता है। इसलिए कहते हैं कि आप में क्या चीज़ होनी चाहिए, आप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप में अनुभव होना चाहिए, आप में काबिलियत होनी चाहिए। और जब काबिलियत होगी तो पास तो आप हो ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति मतलब क्या होता है, रिवीजन। जो आप जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आई, आपने पढ़ा, अरे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम क्या करें, उठा के रख दिया। ऐसा नहीं है, किसी को भी एक बार में समझ नहीं आता जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन मस्ट होता है। करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान, मतलब आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा होगा। एक चीज़ को आप 10 बार पढ़ेंगे वो आपकी समझ में ज़्यादा आएगी, जिन्होंने एक बार पढ़ा है उसकी अपेक्षा, है ना। उसके बाद निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। तो छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनमें रचनात्मक और मनोरंजनपूर्ण क्रियाएं करनी चाहिए। खेल अथवा मनोरंजन में वो अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मनोरंजन से वही चीज़ कि बच्चे को इंटरेस्ट जब आता है तो बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख पाता है। बोरिंग क्लास हो तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख पाता। अगर आप किताबी भाषा में पढ़ रहे हैं या हम आपको किताबी भाषा ही में सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो आप कहोगे अरे मैम किताब में तो लिखा है हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम आपको कुछ अलग बताएंगे, कुछ अलग ढंग से समझाएंगे, तभी आप हमारा क्लास अटेंड करोगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है और उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। नहीं बोरिंग क्लास है, अरे वही चीज़ रटी रटाई चीज़ जो बुक में लिखी है वही मैम बता रही है, तो उसमें क्या है, वो तो आपके पास नोट्स होंगे ना, आपके पास सीरीज होंगी, आपके पास बुक्स होंगी, बहुत ज़्यादा कलेक्शन आपके पास होगा। फिर उसके बाद है शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम के लिए समुचित परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक हैं और शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में युक्त आश्रित एवं स्वतंत्र चरों की जानकारी, शिक्षण के ज्ञान पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि होती है। शिक्षण सिद्धांतों द्वारा शिक्षक के ज्ञान पूर्व कथन तथा नियंत्रण में वृद्धि होती है। ये शिक्षण के नियोजन, व्यवस्था तथा मूल्यांकन आदि के लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। ये वर्तमान ज्ञान को संगठित करते हैं, शिक्षकों की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करते हैं और ये शिक्षण सिद्धांतों के माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र तथा अपरिहार्य विषय बनाया जा सकता है। शिक्षण के विभिन्न चरों तथा आचरणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और ये शिक्षण तथा सीखने के मध्य से संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये शिक्षण नीतियों के विषय में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं और ये विभिन्न अनुदेशन प्रारूपों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में शोध एवं प्रयोग के लिए नए आयाम प्रस्तुत करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और फिर से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।